आज का अपना टॉपिक है ट्रांसफार्मर। अब ये मैंने एक एसी इनपुट वाला सोर्स देखा, इसके कारण हमने करंट जाते देखा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का, और इस करंट के कारण आप मैग्नेटिक लाइन बनता देखो। और अब इस बात पे गौर करो, यदि यहां भी होता लूप, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनते देखा आपने, यहां से गुजरते देखा, ये मैग्नेटिक फील्ड निर्भर करता है करंट पे, और आई है वेरिएबल, तो बी हो गया वेरिएबल। और यदि बी हो गया वेरिएबल, इसका मतलब ये जो होगा नंबर ऑफ लाइन, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएबल, क्योंकि बी बढ़ेगा नंबर ऑफ लाइन जो है गुजरने वाला सामने वाले कॉइल से बढ़ जाएगा। यदि बी घटेगा तो नंबर ऑफ लाइन जो है सामने वाले कॉइल से गुजरने वाला वो घट जाएगा, और नंबर ऑफ लाइन बदलेगा, इसका मतलब है कि जो ये जो फ्लक्स देखेंगे, ये इसे कह देते हैं S2 सेकेंडरी लूप, या S कह देते हैं फ्लक्स सेकेंडरी, और यहां जो था फ्लक्स इस लूप में, इसे कह देते हैं फ्लक्स प्राइमरी। प्राइमरी लूप फ्लक्स पर हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। सेकेंडरी लूप, ये प्राइमरी लूप और सेकेंडरी लूप को ध्यान से देखिए। प्राइमरी लूप में हमने क्या देखा, करंट बदलने वाला है। क्यों सर? क्योंकि उसमें जो इनपुट दिया है वो एसी बदलने वाला है। और आप जब सेकेंडरी लूप की बात कर रहे हैं, उसका फ्लक्स आप क्या देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वो नंबर ऑफ लाइन जो है वही तो यहाँ होगा, वो वेरिएबल है। नंबर ऑफ लाइन वेरिएबल है, इसीलिए ये फ्लक्स वेरिएबल है। और फ्लक्स यदि वेरिएबल है तो हम लोग जानते क्या है कि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट का नाम यदि मैं कह देता हूं mn, तो mn के बीच एक EMF डेवलप हो जाएगा, और वो आप लिखना जानते हैं -d∅dt। तो यहाँ ट्रांसफार्मर कहां से आया, या ट्रांसफार्मर, या इससे हमें क्या फायदा मिला, इसके बारे में 2 मिनट बाद मैं फिर बात करता हूं। एक पॉइंट उससे पहले और बता दूं, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम होगा मैग्नेटिक
properties of material, और ये जो है मटेरियल इस प्रॉपर्टीज के आधार पे 3 कैटेगरी में बांट दिए जाएंगे। डाई मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक एंड फेरो मैग्नेटिक। ये फेरो मैग्नेटिक एग्जाम्पल इसका, ये अभी तुरंत हम यूज करेंगे, एग्जाम्पल है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, सर मतलब सॉफ्ट आयरन क्या होता है? ये टाइप है एक आयरन का। अब यहाँ इन तीनों के नेचर को थोड़ा सा समझिए। यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक मटेरियल रखा देखा जिसके कारण मैग्नेटिक लाइन का बिहेवियर ऐसा हो गया, मैग्नेटिक लाइन को वो मटेरियल दूर भगा दे रहा है, उसे हम कहेंगे डाई मैग्नेटिक। और एक देखा हमने जो मैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेटिक लाइन को आसपास वाले मैग्नेटिक लाइन को पास बुला लेता है। इन्हें हमने कह दिया पैरामैग्नेटिक। और तीसरा है जो आसपास वाले मैग्नेट को नजीक नहीं बुलाया, कहा कि भाई इधर उधर से मत जा, मेरे से होके गुजर, एकदम खींच के अपने भीतर ले आता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। सर ऐसा डायमैग्नेटिक यदि रिपेल करता दिखता है, ऐसा जब दिखे कोई चित्र तो उसके लिए हम लोग नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक। ये चित्र देख के आप अंतर कर सकते हैं, ध्यान रखिए। फेरोमैग्नेटिक। तो सर आप ये मुझे क्यों बता रहे हो? ये जनरली होता क्या है कि आप प्लेट्स लेते हैं और उन प्लेट्स को, पतले पतले प्लेट्स को जिसके बीच में छेद है ऐसा समझो, उनको प्लेट्स को एक दूसरे से बैड कंडक्टिंग इंसुलेटेड मटेरियल से चिपका के एक फ्रेम बनाते हैं। और वो जो फ्रेम है, वो फ्रेम का मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ऐसा एक फ्रेम मान लो आप लोहे का बनाते हो, और इस फ्रेम को बनाने के बाद आप अब क्या करते हो, सर बैड कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा है? मान लो दो, ये जो है तुम्हें मोटा फ्रेम दिख रहा है ना, एक इस मोटे फ्रेम में या तो लोहे का ये मोटा फ्रेम है ऐसे मान लो, या दूसरा होगा कि मोटा फ्रेम तो ये है तुम्हारे सामने, ये यहाँ इस मोटे फ्रेम में तुम क्या देखते हो
कि एक तरफ हमने लपेट दिया, एक आर्म पे लपेट दिया है ये वायर, ध्यान से देखना पहले। अब प्लेट भूल जाओ तुम देखो ये मोटा एक लोहे का फ्रेम, जिस फ्रेम में यहाँ खाली जगह होगा, तभी तो वो फ्रेम के दो साइड को देखो तुम, जैसे खिड़की है वैसे खिड़की के जैसे ये लोहे का एक फ्रेम है, जिसके बीच में खाली जगह है, तीन झांक के दूसरी तरफ तुम देख सकते हो। और खिड़की के जो दोनों किनारे वाला सपोर्ट है, फ्रेम है, इस पे तुमने वायर लपेटा, लोहे का है ये, ध्यान रखना, इस पे तुमने वायर लपेटा। और इस वायर के सिरों को इस वायर के सिरों को तुमने अटैच किया एसी सोर्स से। अब याद करो, एसी सोर्स से लपेटने के, एसी सोर्स से जोड़ने पर यहाँ करंट आ गया होगा, और इन वायर्स में करंट है, तो इस करंट के कारण लूप में करंट होने पे क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो याद आया? यस सर। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये हम देख रहे हैं, ये क्या है? सॉफ्ट आयरन तो सारी इसमें से चली जाएंगी बीच में से पास होके। कोर। हाँ, और वो सारे जो मैग्नेटिक लाइंस बनेंगे, ये मैग्नेटिक लाइंस इसी में रहेंगे। ये जितने भी मैग्नेटिक लाइंस बनेंगे वो इधर उधर नहीं जा करके वो सारे किस में घूमते दिखेंगे हमें? सॉफ्ट आयरन। इसी लोहे वाले फ्रेम में घूमते दिखेंगे। अब काम की बात ये करें, इसे समझें कि यदि आपने यहां पर भी लपेटा वायर, तो जो मैग्नेटिक लाइन बनता देखा आपने लेफ्ट आर्म पे, वही मैग्नेटिक लाइन बनता देखेंगे, वही मैग्नेटिक लाइन गुजरता देखेंगे राइट आर्म के क्वाइल से, जिसमें अभी कोई हमने करंट नहीं देखा है, सिंपल क्वाइल है, सिंपल वायर का लूप है जो उस आर्म पे लपेटा हुआ है। अब गौर करिए, इसे कहते हैं, लेफ्ट साइड वाले का नाम रखा हमने प्राइमरी क्वाइल, और नंबर ऑफ टर्न है इसमें N1। और दूसरे तरफ जो क्वाइल है इसका नाम रखा सेकेंडरी क्वाइल। इसका नंबर ऑफ टर्न है N2। अब मुझे बताइए कि फ्रेम का एरिया, फ्रेम पे जो वायर लपेट रहे हैं, चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, उस लूप का एरिया तो एक जैसा होगा, क्योंकि फ्रेम की मोटाई एक जैसी है। तो लेफ्ट साइड में जो फ्लक्स आपको दिखने को मिल रहा है वो क्या लिखेंगे? N1 I1 इंटू ए। और राइट साइड में जो फ्लक्स दिख रहा है आपको वो कितना देखेंगे? N2I2A। N2, अब एक लफड़ा आ रहा है, ये I1 इंटू ए वर्ड जो मैं लिख रहा हूं, उससे अच्छा है कि मैं लिख दूं N1 B इंटू ए और N2 B इंटू ए। एक लूप का एरिया ए है और उसमें से गुजरने वाला फील्ड है बी, तो ए इंटू बी हो गया उसका फ्लक्स। और ऐसे लेफ्ट साइड में N1 लूप है और राइट साइड में N2 लूप है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो हम लोग देख रहे होंगे लूपों के नंबर से मल्टीप्लाई करने पर फ्लक्स,
तो लेफ्ट साइड में होगा N1 BA और राइट साइड में होगा N2 BA। अब गौर करिए, यदि कोई हमसे कहता है कि लेफ्ट साइड वाले लूप में यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ M से N के बीच में, तो M से N के बीच वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा? E2 माइनस d5/dt, d5/2/dt और माइनस N2 dv/dt इंटू, फिर से एक बार लिख दूं मैं, माइनस N2 डिफ्रेंसिएशन से बाहर बदलने वाला है B, करंट के बदलने से dv/dt और एरिया भी फिक्स है इंटू ए। अब ये हम क्या हुआ? फिर से बोलो। ये क्या हुआ? किसी लूप में यदि मैग्नेटिक फील्ड गुजरने वाला बदलता है तो फैराडे चिल्ला 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 के क्या बता रहा था? ये मैं फिर वो उसका क्या था फॉर्मूला? प्रोड्यूस होता माइनस d5/dt d5/2 कितना दिख रहा है। अच्छा, है? 2 कितना दिख रहा है? उसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, N2 और ये कांस्टेंट है, बच्चा कौन? B बदलने वाला, dv/dt। ठीक है सर। और लेफ्ट साइड में जो पोटेंशियल देखेंगे लूप में, ये M डैश और N डैश के बीच, तो M डैश और N डैश के बीच जो पोटेंशियल देखेंगे वो E M डैश N डैश कितना हो जाएगा? उसी तरह सोच लो, उसी तरह माइनस n1 माइनस N1 dv/dt। dv/dt इंटू ए। तो हम लोगों के पास एक रिलेशन आया, E M डैश N डैश बाय E M N इक्वल्स टू D माइनस d5/1/dt माइनस d5/2/dt। E1/E2 आ रहा है माइनस N2 dv/dt माइनस N1 dv/dt इंटू ए अपॉन माइनस N2 dv/dt इंटू ए। यहां से आया E1/E2 इक्वल्स टू N1/N2। यही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर ट्रांसफार्मर। सर, हमने db हाँ, वगैरह वाली टर्म इंट्रोड्यूस क्यों करी? वो सीधा d5 वाला कर अब देते मुझे हैं। ये बताओ, फाई कैसे लिखते हो? B इंटू ए हाँ, फॉर वन लूप। फॉर क्वाइल क्या होगा? फॉर n लूप क्वाइल के लिए क्या लिखेंगे? n इंटू बी है। फाई n बी ए। उसी तरह फाई 1 क्या हो जाएगा? N1 बी ए। फाई 2 क्या हो जाएगा? N2 बी ए। सिंस बी ए B and A are same for both coil, same or common for both coil, both coils। तो आप अब देखिए यहाँ क्या रिलेशन आया, ध्यान से देखिएगा कि आप यदि घर में 220 वोल्ट सप्लाई होता देख रहे हैं, कितना? 220। और मोबाइल है आपके पास, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, और मोबाइल को आप चार्ज करेंगे, मोबाइल को आप चार्ज करते हैं। मोबाइल से याद आया, मेरा गौतम आज फिर गायब है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए।
5 वोल्ट यूज कर रहे हैं मोबाइल को चार्ज करने के लिए, और जबकि घर में सप्लाई तो है 220 वोल्ट का। तो क्या हम ऐसा करते हैं कि मोबाइल में वायर निकालते हैं और सीधे प्लग लगा देते हैं, 220 वोल्ट डाल दिया और मोबाइल को झटके से चार्ज कर दिया, या एडॉप्टर ढूंढते हैं? मोबाइल के साथ चार्जर भी खरीदते हो ना, या चार्जर छोड़ देते हो दुकान वाले के पास? तो एक चार्जर को तोड़ लो और तोड़ के देखो, ध्यान से देखो, तोड़ के कि प्राइमरी में 220 वोल्ट है और आप चाहते हो 5 वोल्ट, तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न N1 रखोगे तो प्राइमरी N2, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न N2 निकल के चला आएगा। तो आपको ये रिलेशन बताएगा कि केवल एक लोहे का फ्रेम लेके नंबर ऑफ टर्न का क्या रखें हिसाब कि 220 वोल्ट 5 वोल्ट में बदल जाए। कि चित्र में लेफ्ट साइड जो इनपुट हम दे रहे होंगे, चित्र में इनपुट दे रहे होंगे, इधर यदि ये लेते हो 220 वोल्ट, और हम क्या चाहते हैं कि आउटपुट मेरा कितना आ जाए, आउटपुट आ जाए 5 वोल्ट। सर 40 into 44 टर्न्स करने पड़ेंगे। तो आप अब मुझे बताइए कि हमने जो फाइंड किया वो क्या, कि ट्रांसफार्मर जब हम बनाएंगे तो ट्रांसफार्मर का काम होगा, ट्रांसफार्मर का काम होगा दो तरह का। एक होगा स्टेप डाउन, जैसे होम सप्लाई से मोबाइल चार्ज आप करेंगे तो उस समय आपको क्या करना होगा, 220 वोल्ट से 5 वोल्ट पे लाना पड़ेगा। इसके लिए नाम देंगे स्टेप डाउन। एन जो होगा प्राइमरी में वो ज्यादा होगा एन सेकेंडरी से। क्यों? क्योंकि याद करो, एन प्राइमरी बाय एन सेकेंडरी क्या था, वी प्राइमरी बाय वी सेकेंडरी। ये हमारे पास बेसिक रूल है। ट्रांसफार्मर का बेसिक रूल क्या था, वी प्राइमरी बाय वी सेकेंडरी एन प्राइमरी बाय एन सेकेंडरी। बेसिक रूल यही है। सर मतलब जिसमें वोल्टेज कम करनी है तो टर्न्स कम तो कर दो। क्या नाम देंगे उसके लिए, स्टेप डाउन। और दूसरा क्या होगा, तुक्के भेरो। स्टेप अप, स्टेप अप। स्टेप अप, शानदार तुक्का। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सोचो। हम लोग ये जानते हैं कि पावर स्टेशन पर जो हम जनरेट करेंगे ईएमएफ, उस ईएमएफ को क्या करते हैं, यूज्ड एट पावर स्टेशन। बढ़ाते हैं।
पावर स्टेशन जैसे थर्मल पावर स्टेशन होगा, जहां कोयला जला के पानी गर्म करेंगे, पानी गर्म करके टरबाइन चलाएंगे तो वो घुमाएगा उसमें क्वाइल को, और क्वाइल के मैग्नेटिक फील्ड में घूमने से उसमें ईएमएफ जनरेट होंगे। या तो क्वाइल को फिक्स रखेंगे, उसके चारों तरफ मैग्नेट घुमा देंगे जिससे कि ईएमएफ जनरेट होगा। या हाइड्रो पावर स्टेशन होगा, जैसे हम लोग कोटा में पढ़ाते थे तो कोटा में वहां पे ये थर्मल पावर स्टेशन भी था, और इसी तरह पानी को जमा करके रखा था, हाइड्रो पावर स्टेशन भी था। उसी तरह उसमें हाइड्रो पावर में पानी के फ्लो को यूज करके टरबाइन घुमाते हैं, उससे जो रिलेटेड उससे जुड़ा हुआ मैग्नेट को घुमाते हैं, जो जिसके बगल में रखे कॉइल में फिर करंट ईएमएफ जनरेट होता है। कोटा में विंड पावर स्टेशन भी था, या विंड हवाओं से भी जनरेट कर रहे थे, तो विंड मिल होता है जिसमें बड़े बड़े आप पंखे देखते हैं, वो उनको घुमाने, उन हवाओं के चलने से वो घूमती हैं, और उससे रिलेटेड वो फिर वही वैसा ही कॉइल घूमेगा, कॉइल घूमने से ईएमएफ आएगा। और वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर भी है थोड़ी दूर पे कोटा में, तो वहाँ क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन से हीट जनरेट होगा, उससे पानी गर्म करेंगे, उससे वेपर बनेगा, उससे टरबाइन घूमेगा, उस टरबाइन के घूमने से फिर वही ईएमएफ डेवलप होगा। तो पावर स्टेशन से जो आपके शहर तक वोल्टेज लाया जाएगा, यदि वो 220 वोल्ट पे लाया जाता है तो रास्ते में वायर में रेजिस्टेंस होने से वहां ज्यादा हीट लॉस होता है। और यदि आप बात करें कि हायर वोल्टेज पर आप भेजेंगे करंट को वायर में, हायर वोल्टेज पर भेजेंगे, सुनो एक मिनट, तो आप यदि कभी रेलवे स्टेशन पे गए हो तो ध्यान से देखिएगा कि रेलवे ट्रैक के लिए जो करंट की सप्लाई रहती है, वो जो ट्रेन के इंजन जिस को यूज कर रहा होता है, तो रेलवे पुल पे कई जगह लिखा रहता है, नीचे वायर है 20,000 वोल्ट वहां पर वोल्टेज है, तो थोड़ा सावधान रहिए। बड़े बड़े कभी आप हाईवे पे जा रहे हो और बड़े बड़े पोल से लटके हुए तारों को देखे होंगे, जो कि पावर स्टेशन से शहरों तक लाता है वोल्ट करंट को, तो वो जो वायर्स होते हैं उसके भी आसपास भी जाने पर वो मुंडी का निशान लगा रहता है खतरे का, यार ये बहुत हाई वोल्टेज वाला है, इन सबसे दूर ही रहो आप। सर और उसमें से हाई आवाज भी वोल्टेज, आती है। तो हाई वोल्टेज वाले जो आप देख रहे होते हैं वो हाई वोल्टेज पे पावर सप्लाई किया जाता है। तो पावर स्टेशन यूज्ड एट पावर स्टेशन, ये जनरेटेड पावर को जनरेटेड ईएमएफ को वेरी हाई वोल्टेज कन्वर्ट करने में यूज में आता है। वेरी हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने में यूज में आता है। अच्छा सोचो, आपके घर में 220 वोल्ट सप्लाई है, जबकि पावर स्टेशन से आपके शहर तक आया है 40,000 वोल्ट। तो शहर में जहां उसे रिसीव किया गया वहां पर फिर से कौन सा ट्रांसफार्मर लगा, स्टेप डाउन। 40,000 को हो सकता है कि वो ले आए 10,000 तक, फिर शहर के भीतर अलग अलग मोहल्ले में लगाया ट्रांसफार्मर, उसको हो सकता है कि वो बदल रहा है 220 पे, और फिर वो आपके घरों में सप्लाई किया। तो सर 220 ही क्यों सप्लाई किया? तो ये बहुत हाई वोल्टेज यदि घरों में सप्लाई किया जाता तो ज्यादा सेफ नहीं होता यूज करना, क्योंकि उसके शॉक लगने पर इंसान के जाने की दर बढ़ जाती, इंसान के मरने का डर बना रहता ज्यादा। तो एक ऐसा रेंज चुना गया जो काम में आ सके और जिसमें बचने के भी चांस हो।
अब आप रेलवे के इंजन जिस पावर को उस पे जो उसके वायर को टच करने के लिए हैंड बनाया, वो जो वायर जिसको टच होगा और एनर्जी मिल रही है, वहां पर है 10,000 वोल्ट या 20,000 वोल्ट। लेकिन रेलवे के भीतर में जो बल्ब जल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं जनरल बॉगी में, सर जनरल बॉगी क्यों, हाँ एसी बॉगी में भी जो लाइट जल रहे हैं वो सारे 110 वोल्ट के हैं। वहां रेलवे रिजर्व है इंडिया में, वो यूज कर रही है 110 वोल्ट, वो अपने सारे अप्लायंस के लिए। फिर आपके मन में आएगा सर लेकिन वहां तो मैं जाता हूं तो मतलब कुछ चार्जिंग के लिए भी सॉकेट दिखता है। हाँ, तो वहां वो सॉकेट में फिर से वो एक रेलवे भीतर में अपना कहीं ट्रांसफार्मर यूज करके उसको बढ़ा देता होगा, जो आपका एडॉप्टर काम कर ले या आपका लैपटॉप काम कर ले उसके लिए। तो ट्रांसफार्मर के होने से हमें ये फायदा मिल रहा है, ट्रांसफार्मर के होने से हमें ये फायदा मिल रहा है, क्या फायदा मिला कि जैसे हम चाहें वोल्टेज को अप कर दे सकते हैं या डाउन कर सकते हैं अपने यूज, अपने कंफर्ट के हिसाब से। यदि हमें लगा कि बहुत दूर वायर से हमें करंट ले जानी है तो हाई वोल्टेज पे ले जाएंगे, तो एनर्जी का लॉस वायर में पर यूनिट लेंथ कम होगा, तो हम हाई वोल्टेज पे सप्लाई करते हैं। और शहर से, एक शहर से भीतर जब आप ले जा रहे हैं वायर में करंट को, तो बहुत हाई वोल्टेज सेफ नहीं है लोगों के लिए, तो वहां ट्रांसफार्मर यूज करके फिर उनका वोल्टेज लो कर देते हैं। सर इसमें कुछ वो नहीं होता पावर लॉस वगैरह बार बार अप डाउन करने में? अब यहाँ देखो, फॉर सर आइडियल ट्रांसफार्मर पावर लॉस इक्वल्स टू 0, 99.98% इफिशियंट ट्रांसफार्मर बन जाता है। अब यदि मैं आइडियल मान लूं तो एक आइडिया और यहां जनरेट कर लो कि पावर प्राइमरी इक्वल्स टू पावर सेकेंडरी। अब पावर का मतलब क्या था, I1 V1 इक्वल्स टू I2 V2। तो यहां से हमने क्या देखा, I2 बाई I1, I2 बाई I1 इक्वल्स टू V1 बाई V2, but V1 by V2 equals to N1 by N2, implies that I2 by I1 equals to V1 by V2 equals to N1 by N2। तो हमारा एक कंप्लीट पैकेज जो बना फॉर्मूले का वो ये बन गया आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। आप इसको 12 स्टार कर दो, 7 स्टार कर लो, जितना स्टार देना है डाल दो, कि आप मान के चलते हैं कि आपके सामने जो ट्रांसफार्मर है या आपने जो ट्रांसफार्मर बनवाए हैं बड़े मेहनत से बनवाए हैं, पैसे भी खर्च किए हैं खूब, और वो एनर्जी लॉस नहीं करता। या आइडियल सोचने में क्या जाता है, दुनिया में आइडियल कुछ नहीं है। तो पावर प्राइमरी इक्वल्स टू पावर सेकेंडरी, तो पावर लिखते थे I इंटू V। तो ध्यान से देखिए, यदि आप को पता है आपने जनरेट किया है इतना पावर, 1 किलोवाट जनरेट या 10 किलोवाट जनरेट किया है एक विंड मिल से,
तो 10 किलोवाट जो पावर आपने जनरेट किया है, 10 किलोवाट, 10 इंटू 10⁻³ वाट, और इसको भेजना चाहते हो, तो पावर भेजेंगे, तो आप भेजेंगे क्या, आई इंटू वी ही तो भेजेंगे किसी वायर में। तो या तो कम वोल्टेज पर ज्यादा करंट को वायर से जाने दो, या कम करंट वैल्यू ज्यादा वोल्टेज पे जाने दो। पावर तो आपका फिक्स है, जो भेजना है आपको, जो जनरेट किया है आपने। तो आप अब क्या करते हैं कि पावर स्टेशन से आपके शहर तक पावर आनी है, वायर के थ्रू आएगा, और वायर में रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस में पर यूनिट लेंथ जो एनर्जी लॉस होगा वो होगा I² R जैसा, यदि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस R मानते हैं तो I² R जैसा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हाई वोल्टेज पे भेजते हैं पावर। तो हाई वोल्टेज पे भेजने का मतलब होता है कि कम करंट जा रहा है वायर से, और कम करंट जा रहा है तो पर यूनिट लेंथ जो एनर्जी लॉस होगा वो कम होगा। तो हम जब जनरेट हुए पावर को पावर स्टेशन से शहर तक लाते हैं तो उसके लिए हाई वोल्टेज पे सप्लाई करते हैं, लेकिन हाई वोल्टेज लोगों के लिए, घरों के लिए सेफ नहीं है, तो फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके उन हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। और जो भी हमारा न्यूमेरिकल हमें मिलेगा उनमें ये आइडिया यूज में आने वाला है। V1/V2 इक्वल्स सर टू N1/N2 ज्यादा यूज होता है और I2/I1 के साथ कम। अब बोलो। सर अगर वोल्टेज हाई है तो करंट कम होगा, तो सर करंट ये कैसे लगता है? आप ध्यान से सुनो, ध्यान से फिर से सुनो। हम जब क्वाइल डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो क्वाइल में जो सेकेंडरी क्वाइल हमारे सामने है, क्या उसमें हमने अभी कोई करंट देखा है? नहीं, करंट कब आएगा? जब इंड्यूस होगा। जब यूज होगा। जब यूज होगा मतलब वहां कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि बताओ वहां करंट कितना है। तुम्हें वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो उससे निकल आएगा करंट। या तो एक रास्ता ये, या दूसरा रास्ता ये कि आपको नंबर ऑफ टर्न पता है प्राइमरी सेकेंडरी का, और प्राइमरी का करंट पता है, तो सेकेंडरी का करंट इस फॉर्मूले से बता सकते हो। आप पावर चाहो तो पावर बराबर लिख लो, लेकिन जब आपको करंट नहीं दिख रहा है उस समय आप क्या कहेंगे कि अभी यहाँ वोल्टेज का ये रिलेशन है, और करंट यदि आपको दिख रहा है तो करंट का भी वो रिलेशन आपके सामने आ जाएगा। तो फिलहाल यहां हमने ये देखा कि ट्रांसफार्मर के लिए रिलेशन है सबसे इंपॉर्टेंट V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2, और यदि इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करें तो 100% इफिशिएंट ट्रांसफार्मर, इसके लिए I2/I1 इक्वल्स टू V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2 ये भी यूज कर सकते हैं फॉर 100% इफिशिएंट। और इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कभी यदि देखते हैं, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये इसको ऐसे देखते हैं, P आउट बाई P इन। P पावर के लिए है P सेकेंडरी बाय P प्राइमरी। P सेकेंडरी मतलब I2/V2 अपॉन I1/V1। यदि कभी आ जाता है परसेंटेज इफिशियंसी, सर आपने तो कहा था कि लगभग बराबर ही होता है, नेग्लिजिबल सही डिफरेंस होता है, एफिशिएंट काफी होता है। दुनिया में आइडियल कौन मिला है तुम्हें आज तक? मतलब परसेंटेज इफिशियंसी। तो परसेंटेज इफिशियंसी क्या होगा? V आउट
by P in into 100, I2 V2 I1 V1 into 100। जब आप पहले पढ़ते हैं किसी आइडिया को तो एक आसान लेवल रहेगा, माना जाएगा आइडियल, और फिर एक टफ लेवल आएगा जिसमें कहेगा कि भाई देख, ट्रांसफार्मर खर्चा करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं रद्दी ट्रांसफार्मर बनाऊंगा। आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, एक शहर से दूसरे शहर, पता चला मोबाइल घर छूट गया, चार मोबाइल साथ में है, चार्जर घर छूट गया, तो तुम टेम्परेरी चार्जर खरीदोगे दुकान से। एप्पल का यदि नहीं है तो बाकी सबका तुम्हें डुप्लीकेट चाइनीज मिल जाता है चार्जर, और वो चार्जर तुम कहोगे कि मुझे चार्जर चाहिए, तो वो जो रेलवे स्टेशन के बाहर दुकान वाले होंगे वो कहेंगे कितने पैसे का चाहिए, तो तुम कहोगे कि भाई केवल ट्रेन में यात्रा के लिए ही तो यूज करूंगा, 50 रुपये 100 रुपये का चार्जर चाहिए। तो 50 रुपये और 100 रुपये के चार्जर और 200 रुपये के चार्जर और 8000 के चार्जर में क्या डिफरेंस होगा? अकल लगाओ थोड़ा सा, क्या डिफरेंस होगा? पावर आउटपुट, इफिशियंसी। पता चला रास्ते भर तुमने 50-25 रुपये वाला चार्जर लगाया और चार्ज हुआ 1%, 2%, किसी तरह से फोन पे बता रहे हो हाँ हाँ मैं ट्रेन के भीतर ही बैठा हुआ हूँ। तुम चाहोगे कि चलो तब भी काम चल गया, पैसा भी तो कम खर्च हुआ, घर जाके तो फिर फेंक ही दूंगा इसे। तो हमेशा अलग अलग नीड रहता है लोगों का। कभी नीड रहता है कि मुझे एक साधारण सा चीज चाहिए और जस्ट काम चल जाए और बाद में इसका ज्यादा मुझे यूज नहीं करना है, तो उसमें मैं कम पैसे खर्च करूंगा, कम पावर वाला डेवलप करूंगा। इनपुट और आउटपुट में अगर ज्यादा डिफरेंस हो तो मतलब कम एफिशिएंट है। इनपुट और आउटपुट में यदि अंतर आ रहा है इसका मतलब रद्दी सामान बनाया गया है। अब ध्यान से देखो, सर आप सामान को रद्दी कैसे बनवा सकते हो? देखो बताता हूं कैसे रद्दी बनवा सकते हो। सॉफ्ट आयरन महंगा मिल रहा था, मैंने लकड़ी पे लपेट दिया, तुम्हें क्या पता, तुम खोल के देखने वाले थोड़े ना हो। सर ऐसा भी करोगे आप? अरे मैं एक चार्जर का कंपनी बनवाता हूँ और वो जो है और लकड़ी एकदम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें है ही नहीं, मरा हुआ कुछ नहीं है, और तब भी लोग खरीद के ले गए मुझसे चार्जर। क्यों? क्योंकि उनको बस आधे 2-4 घंटे 10 घंटे की यात्रा के लिए ही काम था। तो उसमें जो मैग्नेटिक लाइन निकलेगा, तो मैग्नेटिक लाइन निकला, ऐसे गया ऐसे गया, एक लाइन गलती से उसमें से भी गुजर गया, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये 100% इफिशियंसी वाला होगा? रद्दी बनाना हो तो ऐसे बनाओ। अच्छा मैं ऐसा मटेरियल यूज करूंगा जिसमें थोड़ा सा फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो और कम पैसे में मुझे मिल जाए। दूसरा, ये जो मैंने आपको कहा मेटल बनाएंगे, मेटल का स्लाइसिंग करेंगे, फिर उनको अटैच करेंगे और तब ये फ्रेम बनाएंगे, उसके पीछे का कारण मैं बताऊंगा। तो क्या क्या परेशानी हो सकता है ट्रांसफार्मर के डिजाइन में, क्या क्या कमी हो सकता है, क्या क्या एनर्जी लॉस का जरिया बन सकता है। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। अब यदि एनर्जी लॉस की मैं बात करता हूं तो पहला तो हमने देखा फ्लक्स लीकेज, वो सारा लाइन गया ही नहीं। दूसरा देखते हैं हमिंग नॉइज, आप यदि किसी ट्रांसफार्मर के बगल में खड़े होंगे तो जैसा आवाज आता रहता है, इसका मतलब है कि वो भी तो साउंड ही तो एनर्जी है। तीसरा देखते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का क्या मतलब हुआ? वो जो वायर है जो लपेटे हुए हो उसमें करंट गुजर रहा है तो एनर्जी लेगा या नहीं लेगा। उसके बाद होता है एडी करंट लॉस। सर क्या ये पिघल जाती है वायर? नहीं, उतना ज्यादा गर्मी नहीं आता, लेकिन तो फिर गर्मी तो यार हीट तो जनरेट होगा ना बालक।
हाँ हीटर गर्म होता है, जिसका मतलब क्या, हीटर पिघल जाता है, दुकान से खरीद के लाते नहीं हो। आपने कॉपर लॉस लिखा है ना सर, इसलिए पूछ रहा हूँ। कॉपर लॉस लिखा है मतलब एनर्जी का लॉस, कॉपर में एनर्जी लॉस। उसको क्या नाम दोगे, कुछ तो नाम दोगे राम मोहन सोहन, तो कॉपर लॉस कह दिया। एडी करंट लॉस, वो जो तुम लोहे का आयरन को फ्रेम बनाओगे उसमें फ्लक्स बदल रहा है, तो तुम्हें पता है ना नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जिसके कारण करंट बनेगा, जो करंट हीट जनरेट करेगा वो कौन सा करंट था, एडी करंट था, तो उससे भी हीट लॉस होगा। ये चारों पॉइंट होते हैं एनर्जी लॉस के, फ्लक्स लीकेज, हमिंग नॉइज, कॉस्ट, एडी करंट लॉस। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, कहानी कंटिन्यू रहेगा, ट्रांसफार्मर के कुछ आप ट्राई कर सकते हैं। सर एक चीज पूछनी है,